हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर का जो टॉपिक है ऑर्गेनिज्म टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड इन आवर प्रीवियस सेशन एंड इन टुडेज सेशन वी विल स्टार्ट द सेकंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। माइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट है। काफी इक्वेशंस है इस चैप्टर में और ग्राफ्स है इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटेज बहुत ज्यादा है इस टॉपिक का। क्लियर, जैसा हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इस चैप्टर का वेटेज बहुत अच्छा है। कम से कम हम नहीं करते हुए भी 4 से 5 और मैक्सिमम समटाइम्स 6 क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पॉपुलेशन। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशंस के रिगार्डिंग उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ग्रोथ मॉडल्स हैं, दैट वी विल स्टडी अबाउट एवरीथिंग अबाउट द पॉपुलेशन इन दिस कमिंग टॉपिक। क्लियर, तो खास ध्यान रखिएगा, नोट्स पैरेलल में बनाकर रखिएगा साथ में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन। हमने जनरल पॉपुलेशन और उसके एक्सप्लोजन के बारे में रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ लिया। क्लियर, बट यहाँ पर हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या फिर उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं नेचर्स के ऊपर। दैट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी। वी आर जनरली गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन. So this chapter, this session, especially the session of this chapter, will include the general attributes of the population, general characteristics, how can we calculate populations, clear, and the different growth models of population that we will discuss in today's session. Clear? Okay. लेट्स स्टार्ट। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमने पहले भी देखा कि पॉपुलेशन, जब हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया तब हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा। तब हमने ऑर्गेनिजम्स के बाद में पॉपुलेशन लिया था। पॉपुलेशन मतलब किसी भी एक स्पीसीज के ही ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं तो दे आर कंसिडर्ड एज द पॉपुलेशन। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज विच आर रिसाइडिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम दे आर कंसिडर्ड एज पॉपुलेशन। क्लियर, ये डेफिनेशन हमने पहले भी ली हुई है। और अगर जब वो एक स्पेस में, एक टाइम में, एक ज्योग्राफिकल एरिया, एक स्पेस में अगर वो रह रहे हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और इफ दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज तो उनके बीच में डेफिनेटली इंटरब्रीडिंग होगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो यहाँ से हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है पॉपुलेशन की, दैट आई एम रीडिंग हियर। अ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which belongs to the same species. So very important इसका जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पर खास मेंशन करना पड़ेगा। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज which are occupying a given area, शेयर और कॉम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। क्लियर, शेयर भी करेंगे एट द सेम टाइम, क्योंकि एक एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे, रिसोर्सेज आर लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है। नेचर में दोनों ही चीजें पॉसिबल है, तो शेयर भी करेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर रिसोर्सेज कम है, नंबर्स में, अमाउंट में कम है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो डेफिनेटली उन रिसोर्सेज के लिए उनके बीच में कॉम्पिटिशन भी होगा, जिसको हम इंटर स्पेसिफिक और इंटरेस्ट स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करते हैं कि विद इन स्पीसीज और बिटवीन स्पीसीज के। तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज के लिए उनमें कंपटीशन होगा। एंड डेफिनेटली इफ दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज, जैसे अभी ही ये पॉइंट डिस्कस हुआ कि अगर वो सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली वो लोग इंटरब्रीड करेंगे। क्लियर हो गया? डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको लर्न होनी चाहिए कि व्हाट इज पॉपुलेशन, डिफाइन पॉपुलेशन। तो आपको ये पूरा पॉइंट लिखना है। यहाँ पर हमने बॉयने एडवर्ड्स का एक स्टेटमेंट लिया है जिसने पॉपुलेशन के लिए एक टर्म यूज की गई है कि एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम इन द सेंस कि वो एक एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसकी जो नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिमिट में रहते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग रहेंगे। अगर रिसोर्सेज ज्यादा है तो पॉपुलेशन अपने आप एक्सपांड होगी। अगर रिसोर्सेज बहुत कम है तो पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट होगी। तो इस तरह से जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को, अपने जो भी स्ट्रेसेस है उसके चारों तरफ, चाहे वो बायोटिक स्ट्रेसेस को फेस कर रहा हो या फिर अबायोटिक स्ट्रेसेस को फेस कर रहा है, दोनों ही केस में जो पॉपुलेशन है अपने आप को रेगुलेट कर लेती है। क्लियर?
अगर प्रेशर कम है तो पॉपुलेशन फ्लरिश होगी, बहुत ज्यादा एक्सपांड होगी। अगर प्रेशर बहुत कम है, चाहे एनवायरमेंटल प्रेशर बोले या दूसरी स्पीसीज का प्रेशर बोले, तो अगर प्रेशर ज्यादा है तो डेफिनेटली पॉपुलेशन श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लियर हुआ पॉइंट। तो वाइने एडवर्ड ने पॉपुलेशन के लिए कहा कि ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। गॉट इट? पॉइंट क्लियर हुआ? शुड वी मूव? ओके, नेक्स्ट आता है पॉइंट पॉपुलेशन इकोलॉजी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी हम आपको यही ध्यान रखना है कि क्यों हमने पॉपुलेशन को यहाँ इकोलॉजी वाले यूनिट के अंदर इंट्रोड्यूस किया इस पॉइंट को। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि इकोलॉजी में हमने क्या पढ़ा, वी हैव स्टडीड अबाउट द कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। क्लियर? तो अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, जैसे हमने देखा अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस नॉर्मल है, मॉडरेट है, तो वहां पर हमेशा ऑर्गेनिज्म ज्यादा रहेंगे, है ना। आपको पोलर एरिया में भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम दिखेगी, आपको डेजर्ट में भी कम मिलेगी, लेकिन आपको जो प्लेन्स हैं यहाँ पर जहाँ टेम्परेचर नॉर्मल है, लाइट अवेलेबिलिटी नॉर्मल है, क्लियर, नॉर्मल केस में वाटर अवेलेबिलिटी नॉर्मल है, सॉइल फर्टाइल है, तो ऑब्वियसली वहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ज्यादा होगी। तो जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है या उसका अबंडेंस है कि कहाँ ज्यादा मिलती है, कहाँ कम मिलती है, किस तरह से बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, that we will study in population ecology. Clear? Population ecology is a very important term. क्यों? क्योंकि पॉइंट अब देखो, क्योंकि हमने देखा कि हमने इस लास्ट वाले सेशन में ही पढ़ा कि किस तरह से जब एनवायरमेंट चेंज होता है तो एक ऑर्गेनिज्म को अपने उस चेंज एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। हमने अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा, वी हैव स्टडीड अबाउट द मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं ऑर्गेनिजम्स को ना, ताकि वो अपने उस एनवायरमेंट के साथ में सर्वाइव कर सके। तो यहाँ से पॉइंट आया कि एक इंडिविजुअल जो है उसको अपनी चेंज एनवायरमेंट के साथ कोप अप करना पड़ता है, और कोप अप करने के बाद जो वेरिएशंस आते हैं उस पॉपुलेशन में, तो नेचुरल सिलेक्शन उस पर ऑपरेट करता है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हालांकि वो इस चैप्टर से तो नहीं पूछा जाता बट इवोल्यूशन से पूछा जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन किस पे ऑपरेट होता है। नेचुरल सिलेक्शन एक इंडिविजुअल पे काम नहीं करता है, नेचुरल सिलेक्शन एक पॉपुलेशन पे काम करता है। क्लियर? जो फेवरेबल वेरिएशंस होंगे उसको पॉपुलेशन में नेचर सेलेक्ट करेगी और वो फिर वेरिएशन उस पॉपुलेशन में ज्यादा दिखाई देगा। तो क्लियर, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स ऑन पॉपुलेशन। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो पॉइंट ये हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। अब उस एडजस्टमेंट में समटाइम जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव हैं तो नेचर उनको सेलेक्ट करती है, और अगर उनको नेचर सेलेक्ट करेगी तो फिर वो जो डिजायर ट्रेट है उसका इवोल्यूशन होगा, यानी फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होंगे। इन द सेंस यहाँ पर इन्होंने इसलिए टर्म को बहुत इंपॉर्टेंस दी है पॉपुलेशन इकोलॉजी को, क्योंकि पॉपुलेशन इकोलॉजी ही एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो इकोलॉजी को दो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के साथ कनेक्ट करता है, द जेनेटिक्स एज वेल एज इवोल्यूशन। क्योंकि जब हम चेंजेस की बात करते हैं, वेरिएशंस की ना, वेरिएशन विच आर अकर्स एक जेनिक लेवल ना, जेनेटिक बेस पे हो रहा है, आपके जीन लेवल पे हो रहा है, तो जेनेटिक्स इन्वॉल्व हो गई। और अगर वो कैरेक्टर्स जो आए हैं, जो वेरिएशंस आए हैं, अगर वो यूजफुल हैं, ठीक है, वो फेवरेबल वेरिएशन है, तो नेचर उनको सेलेक्ट करेगी और फिर वो जो वेरिएशंस है वो आगे की सक्सीडिंग जनरेशन में आपको दिखाई देगा। तो इवोल्यूशन होगा ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि वो फार बेटर अडेप्टेड वेरिएशंस के साथ में आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। सो इकोलॉजी, पहले हमने बात की एनवायरमेंट की कि किस तरह से एनवायरमेंट एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है और उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म्स अपने अंदर वेरिएशंस लाता है। कौन से लेवल पे? जीन लेवल पे, यानी जेनेटिक्स इन्वॉल्व हो गई। फिर आता है कि अगर वो कैरेक्टर्स फेवरेबल है तो नेचर उनको सेलेक्ट करती है और फिर वो पास ऑन होता है उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो है वो
उसका इवोल्यूशन होता है। तो यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है ना वो कनेक्ट होगी। दैट्स व्हाई पॉपुलेशन इकोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बनता है इस पॉइंट के ऊपर कि जो इकोलॉजिकल पॉपुलेशन इकोलॉजी है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इकोलॉजी को 2 बहुत इंपॉर्टेंट जो ब्रांचेस है बायोलॉजी की, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, उसके साथ में ये कनेक्ट करता है। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर। जब हम नेक्स्ट देखते हैं डेमोग्राफी की, जब हम बात करते हैं तो डेमोग्राफी इज व्हाट? क्लियर, स्टैटिस्टिकल स्टडी है किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन की। क्लियर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जैसे अगर हम कंसीडर करते हैं कि डेटाज लेते हैं, हम एवरी ईयर लेते हैं, सीजन्स के अकॉर्डिंग लेते हैं, या फिर हम कोई कैलामिटीज के बाद में या कैलामिटीज के पहले, तो इस तरह से जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, स्टडी होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो वो कहलाती है डेमोग्राफी। और ये जो डेमोग्राफी है ये इंपॉर्टेंट 3 फिनोमिनॉन्स के साथ में काम करती है। उसमें जो सबसे फर्स्ट फिनोमिनॉन है दैट इज चेंजेस इन पॉपुलेशन, क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो रहा है, फिर टाइम बिंग बार बार जो है पॉपुलेशन की जो है वो सेंसस की जाती है। तो सबसे पहला पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है। पॉपुलेशन ऑब्वियसली क्योंकि स्टैटिक नहीं है, पॉपुलेशन कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है या पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन कंसीडर होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द डेमोग्राफी। क्लियर हुआ पॉइंट? चेंजेस इन पॉपुलेशन, द चेंजेस कैन बी ग्रोथ भी हो सकता है, पॉपुलेशन का जो साइज है वो इंक्रीज हुआ है या पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज हुआ है। सेकेंड नंबर पे हम लेते हैं कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन में आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसमें ओल्ड एज पीपल कितने हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव एज वाले ग्रुप के लोग कितने हैं, या प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोग कितने हैं, या पॉपुलेशन में मेल काउंट कितना है, फीमेल का काउंट कितना है, क्या क्या रेशियो, इसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं, ये कंसीडर किया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देन आता है लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन स्पेस। क्लियर, यानी किस एरिया के अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन कितने वाइड एरिया पे फैली हुई है, अलग अलग इकोसिस्टम में, या फिर हम बोलेंगे अलग अलग बायोम्स में उसकी कितनी डेंसिटी है, दैट ऑल वी स्टडी अंडर दी डेमोग्राफी। तो पॉइंट क्लियर हुआ? डेमोग्राफी हमने छोटा सा टॉपिक लिया है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है डेमोग्राफी, बट आप इसको किसी भी रेफरेंस बुक में रेफर करेंगे तो वहां ये टॉपिक मिलेगा। दैट्स व्हाई वी हैव स्टडीड दिस डेमोग्राफी। गॉट इट? क्लियर। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं ना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो पॉपुलेशन के पास होंगे, वो किसी एक इंडिविजुअल के पास में नहीं होंगे। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर, जो एक होल ग्रुप के ऊपर काम करता है ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पे काम करता है, नॉट ऑन अ सिंगल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये काम करता है। जैसे अगर हम सिंपल सी एक बात बोले यहाँ पर, क्लियर, कि बर्थ रेट की बात करते हैं ना, एक इंडिविजुअल का या तो बर्थ होता है या डेथ होती है। बर्थ रेट और डेथ रेट की जब हम बात करेंगे ना, तो वो किसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा? वो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। वो किसी इंडिविजुअल को आप डेथ रेट कैसे बताओगे? डेथ रेट एक गिवन टाइम में कितनी डेथ हुई है, गिवन टाइम में कितना बर्थ हुआ, वो कहलाता है डेथ रेट या बर्थ रेट। तो वो आप पॉपुलेशन के रिगार्ड में इसको स्टडी कर सकते हो या मेजर कर सकते हो, बट एज एन इंडिविजुअल उसकी कोई बर्थ या डेथ रेट नहीं होगी, उसका या तो बर्थ होगा या फिर डेथ होगी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर से आपको एक क्वेश्चन बनता है सब्जेक्टिव कि ऐसे क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो पॉपुलेशन के लिए ऑक्यूपाई होते हैं या पॉपुलेशन के रिगार्ड में हम स्टडी करते हैं बट इंडिविजुअल के ऊपर वो काम नहीं आते। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक। उसमें सबसे फर्स्ट आता है बर्थ रेट, नेक्स्ट आता है डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक इंडिविजुअल एक टाइम में एक ही एज ग्रुप को बिलोंग करेगा ना, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट एज ग्रुप के लोग होंगे। क्लियर, आ गया पॉइंट समझ में? देन आया पॉपुलेशन डेंसिटी। तो एक ऑर्गेनिज्म जहां रह रहा होगा वो वहां का ही कंसीडर होगा, लेकिन जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो सेंट्रल इंडिया है वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, बट जो बॉर्डर एरिया है, क्लियर, इंडिया का जो बॉर्डर पार्ट है वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। तो दैट इज अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, एक इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता। एंड देन आता है बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि जब सब कुछ अवेलेबल है, ऑल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, तब जब
एक इंडिविजुअल मैक्सिमम रिप्रोडक्शन जो फेस करता है और पॉपुलेशन जो मैक्सिमम ग्रो करती है वो कहलाती है उसका बायोटिक पोटेंशियल, यानी उसका रिप्रोड्यूस करने की जो उसकी पोटेंशियल है that is known as उसका बायोटिक पोटेंशियल. that is also considered as population attributes. इसके अंदर आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आएगी, हम इसको वन बाय वन लेंगे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग. जो बर्थ रेट, डेथ रेट है, डेंसिटीज और एज डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट 4 टॉपिक्स ही इन्वॉल्व है एनसीईआरटी में. फिफ्थ वाला बायोटिक पोटेंशियल, उसको आप एक जनरल वर्ड में लिख सकते हैं कि जब ऑल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, क्लियर, ऑल सिचुएशंस आर फेवरेबल, तो एक जो पॉपुलेशन है जो अपना मैक्सिमम रिप्रोडक्शन शो करती है दैट इज नोन एज उसका बायोटिक पोटेंशियल. क्लियर, गुड. तो हम सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक लेते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है, जैसे अभी हमने ये पॉइंट यहाँ पर पढ़ लिया है उसको हम वापस रिपीट करें. एक इंडिविजुअल में या तो उसकी बर्थ होती है या उसका डेथ होता है, क्लियर. बट जो पॉपुलेशन होती है उसकी या तो बर्थ रेट्स होती है या फिर डेथ रेट्स होती है, क्लियर. अब उसकी वजह से, रेट्स की वजह से हम लोगों को पॉपुलेशन में चेंज दिखाई देता है, क्लियर. अगर बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो है ग्रोइंग पॉपुलेशन है. लेकिन अगर पॉपुलेशन में डेथ रेट ज्यादा है कंपेयर टू बर्थ रेट तो ऐसी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन पॉपुलेशन होगी, यानी पॉपुलेशन जो नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स है उस पॉपुलेशन में दे आर गोइंग टू डिक्रीज, क्लियर. तो दिस इज द हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द थिंग्स. क्लियर हो रहा है पॉइंट? क्लियर. हमने सबसे फर्स्ट लिया है बर्थ रेट. यहाँ पर जो एक एग्जांपल दिया हुआ है ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम बुक में ये क्वेश्चन मिलेंगे. बर्थ रेट, इस तरह से आपको बर्थ रेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी. इन्होंने कहा है कि बर्थ रेट्स का मतलब होता है पर कैपिटा बर्थ, यानी एवरेज एक साल में कितनी, या एक गिवन टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो एक गिवन टाइम पीरियड में एक एवरेज डेथ रेट क्या है, क्लियर, या बर्थ रेट क्या है एवरेज. पर कैपिटा मीन्स एवरेज की बात हुई है. जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लेकर बताया कि एक पॉन्ड में लास्ट ईयर वहां पर 20 लोटस थे, क्लियर. हाउ मेनी लोटस? 20 लोटस थे. आफ्टर अ ईयर, एक ईयर के बाद में वहां पर 8 लोटस जो है न्यू प्लांट्स, लोटस प्लांट्स वहां पर ऐड हुए. तो अब करंट उसके पॉपुलेशन साइज कितना हो गया? 28. क्लियर हुआ पॉइंट? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. अगर हमें इसकी बर्थ रेट फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा? प्रीवियस ईयर्स में थे 20 और नए कितने ऐड हुए? 8. तो 8/20 करके आपको 0.4 यहाँ पर क्या मिल जाएगी? बर्थ रेट ऑफ लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड इन अ गिवन ईयर, है ना. एक ईयर के अंदर, पर ईयर में उसकी बर्थ रेट क्या है? तो आपका आंसर होगा 0.4. क्लियर हो रहा पॉइंट? ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपको फिंगर टिप्स में भी मिलेगा और डीपीपीस में भी मिलेगा ये क्वेश्चन. तो बर्थ रेट आपको समझ में आ गया कि एक एवरेज एक गिवन टाइम पीरियड में कितनी बर्थ होती है या कितने नए इंडिविजुअल वहां पर ऐड होते हैं, दैट इज नोन एज बर्थ रेट. सेम लाइक डेथ रेट भी हो सकती है. डेथ रेट के एग्जांपल में एनसीईआरटी में फ्रूट फ्लाई का एग्जांपल दिया हुआ है विच इज द ड्रोसोफिला. इसकी पिक्चर हमने यहाँ साइड में ली हुई है. हमने यहाँ पर, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है तो इसको हम ना एक वीक के रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं कि सपोज एक वीक पहले वहां पर 40 फ्रूट फ्लाई थी. उस 40 फ्रूट फ्लाई में से 4 जो फ्रूट फ्लाई थी वो उसकी डेथ हो गई है. तो अब डेथ रेट कितनी हुई? तो 40 थी, 4 डेथ हो गई तो 4/40, यानी जो डेथ रेट है वो कितनी आई? 0.1 उसकी डेथ रेट आई पर वीक. क्लियर. तो आपको यहाँ पर एक गिवन टाइम पीरियड में कितना एवरेज बर्थ हुआ और कितनी एवरेज डेथ हुई दैट इज कंसिडर्ड एज डेथ रेट एंड बर्थ रेट. टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है, आपको इंटरेस्टिंग करके चलते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये टॉपिक आपको अगर समझ में फर्स्ट टाइम में नहीं आया तो आपको उसको आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में काफी दिक्कत होगी, क्योंकि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. इसलिए आपको लाइन टू लाइन का पॉइंट का मतलब समझ में आना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान दीजिएगा. टॉपिक में हमने सबसे पहले लिया पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो एक पॉपुलेशन के हो सकते हैं बट एक इंडिविजुअल के नहीं हो सकते, उनको हमने लिया. जैसे कि बर्थ रेट और डेथ रेट है वो पॉपुलेशन की हो सकती है, एक इंडिविजुअल की नहीं हो सकती है. इसलिए हमने सबसे पहले लिया बर्थ रेट, तो उसमें लोटस का एग्जांपल लिया हमने. 8/20 करके 0.4 वाला ऑप्शन लिया कि उसकी जो बर्थ रेट है लोटस की पर ईयर
वो इतनी रही 0.4। यहाँ पर हमने डेथ रेट लिए फ्रूट फ्लाई के केस में इन अ वीक 40 से वो हो गई 36 हो गई, क्योंकि 4 उसमें से खत्म हो गए, तो 4/40 इक्वल्स टू 0.1, यानी ये उसका डेथ रेट आया। क्लियर हुआ पॉइंट। नेक्स्ट हम ले रहे हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो की बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। क्लियर, हम हर्माफ्रोडाइट वाले ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ह्यूमंस की वी आर टॉकिंग अबाउट। तो क्लियर, तो यहाँ पर पॉइंट आए, लेकिन एक पॉपुलेशन के अंदर एट द सेम टाइम मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे, तो मेल और फीमेल इंडिविजुअल का रेशियो क्या रहेगा, दैट इज कंसिडर्ड एज सेक्स रेशियो। क्लियर, जैसे अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक 100 पॉपुलेशन है, उसमें से जो 60% पार्ट है उसका फीमेल कंट्रीब्यूट करती है और 40% के अंदर मेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। बट अगर हम करंट इंडिया के सेक्स रेशियो की बात करें ना, तो दैट इज समहाउ अपोजिट है। हमारे जो सेक्स रेशियो है उसमें फीमेल का जो रेशियो है वो मेल्स के कंपैरेटिवली बहुत कम है। दैट यू हैव स्टार्टेड फीमेल फीटिसाइड हमारे यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जो यूज की जाती है, जिसकी वजह से पर 1000 मेल्स हमारे यहाँ फीमेल का नंबर जो है वो काफी कम है। तो ओके, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट पॉइंट, बस सेक्स रेशियो का मतलब हो रहा है कि जब हम कोई जनगणना करते हैं या सेंसस करते हैं तो उस बात का पॉइंट निकाला जाता है कि जो सेक्स रेशियो है वो कितना है। यानी अगर हमने 1000 इंडिविजुअल सेलेक्ट स्टडी की है तो 1000 में से मेल पार्ट कितने थे और फीमेल इंडिविजुअल्स कितने थे। अगर हम देखा जाए जैसे हरियाणा है, हम वहां का जो सेक्स रेशियो है वो बहुत कम है फीमेल का। क्लियर, वेरस जो केरल है, केरल के अंदर फीमेल का जो सेक्स रेशियो वो मेल से ज्यादा है। तो ये स्टेट टू स्टेट डिफरेंट थिंग है, बट एज इंडिया लेवल पे हम बात करें तो फीमेल का सेक्स रेशियो मेल के कंपैरेटिवली कम है। तो यहाँ पर पॉइंट आया कि जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के अंदर मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका एक सेक्स रेशियो होगा। उसमें फीमेल का परसेंटेज कितना है और मेल का परसेंटेज कितना है, दैट वी विल स्टडी। तो सेक्स रेशियो इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट आता है एज पिरामिड्स। क्लियर, एज पिरामिड्स हमने देखा कि जो पॉपुलेशन है किसी भी टाइम में उसमें एक समय में डिफरेंट ग्रुप्स के एज ग्रुप्स के लोग होते हैं। ऐसा तो फिक्स नहीं ना कि एक पॉपुलेशन में सारे के सारे ओल्ड ही होंगे या यंग ही होंगे या फिर चिल्ड्रन ही होंगे। तो जब एज ग्रुप की हम बात करते हैं, एज पिरामिड्स की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन में इस बात का ध्यान रखते हैं कि गिवन टाइम इन अ पॉपुलेशन देयर आर डिफरेंट एज ग्रुप पीपल आर मेंशन। ठीक है, इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस देंगे। अगर हम इन एज ग्रुप वाले इंडिविजुअल को, यानी उनके जो एज ग्रुप है, परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज ग्रुप, क्लियर, अगर हम इनको एक ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करें तो जो हमको स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ना, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एज पिरामिड। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, ध्यान रखिएगा इसका। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, यानी आप अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को अगर प्लॉट करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज नोन एज एज पिरामिड। इस एज पिरामिड के अंदर मेल और फीमेल्स को हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जब हम एज ग्रुप की बात करते हैं तो हम अगर प्री रिप्रोडक्टिव की बात करेंगे तो उस प्री रिप्रोडक्टिव में मेल और फीमेल सब इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट। यहाँ पर हम मेल और फीमेल्स को जो है कंबाइंड फॉर्म में यूज करते हैं। हम सिर्फ एक एज ग्रुप को यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। हम यहाँ पर सेक्स, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स रेशियो को यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। क्लियर। अब जब आप एज पिरामिड बनाते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है यहाँ से वापस, एक और सब्जेक्टिव और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो शेप ऑफ पिरामिड है, आपको जब आप एक डायग्राम प्लॉट करते हो इन एज ग्रुप, परसेंटेज एज ग्रुप वाले इंडिविजुअल को जब प्लॉट करके जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको एज पिरामिड। अब ये एज पिरामिड का शेप कैसा आया है, उस शेप के बेस पे आपको ये पता चलता है कि पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है नेचर में। क्लियर, ध्यान रखिएगा, आपने एज पिरामिड बनाया, उस एज पिरामिड का शेप के बेस पे आप पॉपुलेशन का स्टेटस बना सकते हो। जैसे अगर आपने जो एज पिरामिड बनाया है वो एज पिरामिड ट्रायंगुलर आया है, तो ऐसी जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन जो है वो एक ग्रोइंग पॉपुलेशन कंसीडर होगी।
क्लियर, इफ ट्रायंगुलर है, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो पिरामिड है वो आया बेल शेप्ड का, तो अगर बेल शेप का पिरामिड है यानी जो आपकी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन जो हो गई वो कहलाई स्टेबल पॉपुलेशन, यानी उस पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है ना, वो रुकी हुई पॉपुलेशन है, ग्रोथ उसकी रुकी हुई है। लेकिन अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन है यानी उसका जो शेप है उसका शेप विल बी अनशेप्ड। उस तीनों डायग्राम को अभी हम देख रहे हैं, वो तीनों डायग्राम भी आपको बनाने पड़ते हैं, आपको 3 टाइप के पॉपुलेशन पिरामिड्स भी बनाने पड़ते हैं। तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया। हमने ये कहा कि जो हम आपको जो एज पिरामिड मिला है उसके शेप पे आप पॉपुलेशन का स्टेटस फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ट्रायंगुलर शेप आया यानी पॉपुलेशन ग्रोइंग पॉपुलेशन है, क्लियर। अगर पॉपुलेशन का एज पिरामिड का शेप अगर आपका बेल शेप का है यानी पॉपुलेशन जो है वो आपकी स्टेबल पॉपुलेशन है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, बट एट द सेम टाइम वो डिक्लाइन भी नहीं हो रही, स्टेबल आ गई ना, स्टेगनेंट आ गई, रुकी हुई है पॉपुलेशन की ग्रोथ। और अगर अनशेप्ड आ गई, अनशेप्ड जिसको अभी हम देख रहे हैं, तो ऐसी पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कंसीडर होती है। लेट्स सी, ये आपके पास में 3 पॉपुलेशन के एज पिरामिड्स आए, उसमें सबसे फर्स्ट वाला आपका ये ट्रायंगुलर आया, ठीक है। ट्रायंगुलर का मतलब हमने क्या देखा था, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है यानी पॉपुलेशन इज एक्सपांडिंग, क्लियर। यहाँ पर आपको 3 एज ग्रुप दिख रहे हैं। येलो वाला एज ग्रुप यानी प्री रिप्रोडक्टिव, ब्लू कलर वाले जो बताए हैं वो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले, और लास्ट में जो 3 वाले जो बताए हैं दे आर द पोस्ट रिप्रोडक्टिव। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जिस पॉपुलेशन के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो ऐसी पॉपुलेशन विल ऑलवेज बी अ एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसका, क्लियर। क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव वाले अभी सेक्सुअल मैच्योरिटी में आए नहीं, डेफिनेटली जब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी में जाएंगे तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन का साइज तो इंक्रीज ही होना है। तो ये पॉपुलेशन कैसी होगी, एक्सपांडिंग। जिस पॉपुलेशन का बेस बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है, नीचे का, और बेस कौन बना रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले। तो अगर उनका बेस बड़ा है यानी प्री रिप्रोडक्टिव वाले नंबर्स वाले इंडिविजुअल अगर किसी पॉपुलेशन में ज्यादा है तो दैट पॉपुलेशन कंसिडर एज एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। फिर आती है आपकी स्टेबल पॉपुलेशन, जिसको आपने कौन सा शेप लिया है, दैट इज कॉल्ड बेल शेप पॉपुलेशन, ठीक है। जब बेल शेप पॉपुलेशन का शेप आता है तो ये जो पॉपुलेशन है इसके अंदर आप ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो है ना उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है वो एज ग्रुप में जो नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल सेम है। इसलिए ये बहुत ज्यादा क्योंकि अभी जितने लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं आने वाले टाइम में भी उतने ही लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, तो और उतने ही लोगों की डेथ भी होनी है। तो कुछ बर्थ रेट तो बननी है नहीं, डेथ रेट और बर्थ रेट में कोई ज्यादा चेंज आने वाला नहीं है, इसलिए ये जो पॉपुलेशन है ये कहलाएगी स्टेबल पॉपुलेशन। गॉट इट, क्लियर। अब आती है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का मतलब होता है, आप देखेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव वाला जो फैक्टर है ना, जो ग्रुप वाले एज ग्रुप वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा है, क्लियर। और प्री रिप्रोडक्टिव एज वेल एज जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है ना उनके नंबर्स बहुत कम है। तो जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लियर, और वो तो अभी रिप्रोड्यूस कर चुके हैं, उनकी तो फ्यूचर में वो तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेंगे तो उनकी तो डेथ होने वाली है। लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करने वाले जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं, सबसे नीचे वाला जो बेस है उसका नंबर बहुत कम है, तो फ्यूचर में रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स भी बहुत कम आगे डेवलप होंगे, इसलिए जो डेथ रेट है वो हमेशा बर्थ रेट से ज्यादा होगी। उस केस के अंदर ये पॉपुलेशन कैसी पॉपुलेशन कहलाती है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। पॉइंट याद रखना, अगर बेस ब्रॉड है तो वो है एक्सपांडिंग, अगर बेस नैरो है तो वो वाली पॉपुलेशन है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। जो जापान की जो पॉपुलेशन है ना वहां पर यंग पीपल कम है और वहां पर ओल्ड एज पीपल ज्यादा है, इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि जो जापान की पॉपुलेशन है ना वो एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, क्योंकि उनमें नई जनरेशन लोग नहीं आ रहे हैं। प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले जो ऑर्गेनिजम्स है ना
वो कंपैरेटिवली कम होते जा रहे हैं, और वो एज और जो ओल्ड एज पीपल है ना उनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिक्लाइन होने वाली है। क्लियर? और जिसके अंदर जो बर्थ रेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो पॉपुलेशन तो एक्सपांड करेगी, जैसे इंडिया और चाइना के पॉपुलेशन है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो यहाँ से आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पिरामिड आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। 3 एज ग्रुप को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया, वो आपको पता होना चाहिए। और 3 टाइप के हमारे पास में शेप्स आए हैं पिरामिड्स के, एज पिरामिड्स के। एक्सपांडिंग है, स्टेबल है और डिक्लाइनिंग है। क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर? ओके। नेक्स्ट आती है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब डेंसिटी को हम कैसे करते हैं, वही जो फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि पर यूनिट एरिया में कितना मास है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो यहाँ पर भी हमने यही कहा कि पर यूनिट एरिया में या गिवन एरिया गिवन वॉल्यूम में कितने इंडिविजुअल्स वहां पर रहते हैं, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। क्लियर? इन अ गिवन एरिया दे आर नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे हमने एक सिंपल सा पॉइंट देखा कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जैसे अभी हमने कहा कि सेंट्रल एरिया में जहाँ पर मॉडरेट इन्वायरमेंट है, आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़ती है, तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी। वेरेज आप बॉर्डर पे जाओगे जहां पर जो लाइफ है वो काफी स्ट्रगल से भरी हुई होती है, या फिर आप बहुत माउंटेन एरिया में जाओ, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में जाओ, तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, क्योंकि वहां पर जो चैलेंजेस है बहुत ज्यादा है। तो वहां पर कैपिटा अगर हम बोले या पर एरिया हम बोले तो पॉपुलेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत कम होंगे। इफ वी टॉक अबाउट द सेंट्रल, अगर जहाँ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिल रहा है, अच्छा खाने को मिलता है, ज्यादा मॉडरेट इन्वायरमेंट मिलता है, तो वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हम यहाँ पर सिंबल यूज करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर? यानी पॉपुलेशन का अल्टीमेटली एक सिंपल वर्ड में बोला जाए तो पॉपुलेशन का साइज। पॉपुलेशन अगर बहुत बड़ी है तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन का साइज छोटा है मींस पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन साइज को ही हम एक दूसरे टर्म में यूज करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसका सिंबल है एन, क्योंकि आगे बहुत बार यूज होने वाला है, इसलिए इसको यहाँ से ही आप याद करके चलेंगे। द कैपिटल एन डिनोट्स फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर? अब पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है या कम है, ये पॉपुलेशन का जो साइज है या उसकी डेंसिटी वो हमें बताएगा कि उस इकोसिस्टम में, उस हैबिटेट में उस पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है। क्लियर? अगर बहुत ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ये बहुत हाईली ऑक्यूपाइड है, यानी यहाँ पर ये बहुत सक्सेसिवली ग्रो कर रही है, इसको यहाँ पर हर टाइप का रिसोर्सेज बहुत लार्ज स्केल पे अवेलेबल है, इसके ऊपर किसी भी टाइप का ज्यादा प्रेशर इन्वायरमेंट का या फिर दूसरे बायोटिक फैक्टर्स का कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है, इसलिए इसका साइज बड़ा है। अगर यही सिचुएशन हम रिवर्स कर दें, ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाए, बायोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो पॉपुलेशन का साइज बहुत छोटा होगा। तो हमें इससे ये पता चलता है, पॉपुलेशन के साइज से हमें उस पॉपुलेशन का स्टेटस उस पर्टिकुलर हैबिट में पता चलता है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी तभी होगी जब कंपटीशन कम होगा। क्लियर? यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई है कि दिस इज इकोलॉजिकल processes is the outcome of competition। क्लियर? अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, अगर कंपटीशन बहुत कम है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि सब चीजें अवेलेबल, रिसोर्सेज बहुत लार्ज स्केल में अवेलेबल है, कोई कॉम्पिटिटर वहां प्रेजेंट नहीं है, तो फिर जो पॉपुलेशन है वो बहुत फास्ट रेट पे फ्लरिश होती है ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसका साइज जो है वो बढ़ेगा। आ रहा है पॉइंट? क्लियर? तो पॉपुलेशन डेंसिटी को पहले समझना है। अब यहाँ से एक और दूसरा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर कैसे की जाती है। तो बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के सबसे पहले तो तीन कारण है, सॉरी 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। एक तो हम नंबर्स पे नंबर काउंट करके हमें पता लगा सकते हैं, हम देख कर पता लगा सकते हैं, जैसे हमने नीचे 2 पिक्चर्स लिए हैं। क्लियर? एक पॉन्ड के अंदर हमने ये एल्गी क्लेमाइडोमोनास लिया है और दूसरी साइड पे हमने ये क्रेन लिए हैं, साइबेरियन क्रेन लिए हैं भरतपुर वेटलैंड्स के अंदर, है ना। भरतपुर जो है हमने दैट इज अ बर्ड सेंचुरी, हमने पढ़ा है लास्ट वाले टॉपिक में ही, सेशन में ही हमने इसके बारे में पढ़ा, बर्ड सेंचुरी राजस्थान की। तो आप पॉइंट यहाँ देखते हो कि यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे फर्स्ट केस में हमने पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए नंबर्स का रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट किया है, कि यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि
10 या 10 से ज्यादा साइबेरियन क्रेन आपको दिखाई देंगे पर ईयर उस वेटलैंड्स में आते हैं। क्लियर। और अगर हम यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास को देखा जाए तो देयर विल बी मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास आर देयर इन दिस पॉन्ड। तो सबसे पहले किसी भी साइज का अगर पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम नंबर्स कंसीडर करते हैं ना कि उसके नंबर्स क्या हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उससे हमें उसका पता चल जाता है कि उसकी। अब इस डायग्राम से आपको ये क्लियर हो गया कि पॉन्ड के अंदर क्लेमाइडोमोनास की डेंसिटी ज्यादा है और साइबेरियन क्रेन की भरतपुर जो एरिया है वहां पर उसकी डेंसिटी बहुत कम है क्लेमाइडोमोनास के कंपैरेटिवली, क्योंकि कुछ हमने 10 लिया और सामने हमने मिलियंस वाली के नंबर्स लिए हुए। तो क्लियर, द पिक्चर इज क्लियर यहाँ पे। अब सेकंड आता है कि नंबर्स के अलावा हर बार नंबर तो इम्पोर्टेंट नहीं होते है ना, बायोमास भी आता है। सपोज आपने एक फॉरेस्ट का एरिया कंसीडर किया। क्लियर। एक फॉरेस्ट के अंदर वहां पर ये जो प्लांट दिख रहा है दिस इज अ पार्थेनियम। क्लियर। पार्थेनियम पिक्चर लिए हमने, पार्थेनियम जिसको कैरेट ग्रास या हिंदी में गाजर घास भी बोलते हैं। क्लियर। आपने एक एरिया की बात की है, एक पर्टिकुलर एरिया में वहां पर 200 पार्थेनियम के प्लांट्स है। पार्थेनियम आप बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको बहुत बार आएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीड है। इसके पॉलन ग्रेन्स जो है ना वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। आपको हेल्थ वाले चैप्टर में आएगा ये एलर्जिक डिजीजेस के अंदर। तो पार्थेनियम या कैरेट ग्रास के जो पॉलेंस हैं ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। इसके हमने गिवन एरिया में इसके कितने प्लांट्स कंसीडर किए 200। और सामने अगर हम बनियान ट्री की बात करते तो बनियान ट्री देयर इज अ सिंगल बनियान ट्री। तो आप क्या क्या कहोगे कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है, क्योंकि 200 अगर पार्थेनियम है और 1 बनियान ट्री है तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम 200:1 की बात करें, नंबर्स कंसीडर करें तो पार्थेनियम की डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन अगर हम बायोमास कंसीडर करें तो जांट, ठीक है, इस बनियान ट्री को अगर आप देखेंगे तो ये 200 पार्थेनियम इसके सामने कुछ नहीं है। इसके बायोमास को अगर हम मेजर करें तो, और जो इम्पोर्टेंट रोल ये बनियान ट्री उस फॉरेस्ट एरिया में प्ले करता है वो पार्थेनियम ग्रास तो करता ही नहीं है। ये तो अपने आप में एक इकोसिस्टम हो गया है पूरा का पूरा ये बनियान ट्री। क्लियर। तो यहाँ पर फिर नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर फिर आप जो दूसरा मेथड यूज करते हो पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करने का, दैट इज द बायोमास। यू आर नॉट यूजिंग नंबर, इन दिस केस यू आर यूजिंग बायोमास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करने के डिफरेंट टाइप्स। क्लियर। तो फर्स्ट आपने नंबर्स लिए हैं, आप नंबर कंसीडर करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने इंडिविजुअल्स की ऑफ पॉपुलेशन में उस इंडिविजुअल के कितने नंबर्स हैं। सेकंड में आप बायोमास कंसीडर करते हैं जिसमें हमने एग्जांपल एक बनियान ट्री के सामने 200 पार्थेनियम जो आपका हिस्टेरोफोरस प्लांट है जिसको हम कैरेट ग्रास बोलते हैं उसको कंसीडर किया है। थर्ड नंबर पे आता है कि समटाइम्स की जो अडॉप्टेबल मेजर है ना टोटल नंबर उनको इजीली अडॉप्ट इज अगेन नॉट एन इजीली अडॉप्टेबल मेजर ना। इफ द पॉपुलेशन इज वेरी ह्यूज ना तो आप उसको गिन सकते हो ना ही आप उसका बायोमास निकाल सकते हो। क्लियर। कभी सिचुएशन ऐसी भी आती है क्योंकि उस केस के अंदर आपकी जो पॉपुलेशन है बहुत बड़ी है और उनको काउंट करना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है, आपके पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि आप उन ऑर्गेनिजम्स को काउंट कर सके, क्योंकि वो स्टैटिक तो है नहीं, दे आर मूविंग। तो आप उनको कैसे पकड़ोगे और कैसे उनको काउंट करोगे। क्लियर। तो समटाइम्स पॉपुलेशन इतनी बड़ी होती है कि आप उसको काउंट नहीं कर पाते, आप उसका बायोमास फाइंड आउट नहीं कर पाते, या फिर समटाइम्स सेकंड सिचुएशन ये भी आती है कि पॉपुलेशन जो है वो इतनी बड़ी है कि उसमें काउंटिंग पॉसिबल नहीं क्योंकि ह्यूज है। और अगर जो प्रोसेस अगर हम कंसीडर करें तो बहुत ही टाइम कंज्यूम, एक एक इंडिविजुअल को पकड़ो, उसका वेट लो या फिर उसके नंबर्स को रिकॉर्ड करो, दैट प्रोसेस इज वेरी कम्बरसम है ना, हेडेक, इट्स अ बिग हेडेक प्रोसेस। तो उस केस के अंदर आप कौन सा मेथड यूज करते हो? तो अब हम एक इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड कि हमने ना तो उनको देखा है ना ही हमने उनको काउंट किया, हमने एक जनरल एस्टिमेशन दे दिया है कि दिस विल बी द नंबर। क्लियर। अब इसके भी दो एग्जांपल्स है जिसमें हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। तो थर्ड नंबर पे आता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करने का जो थर्ड तरीका है या थर्ड उसका टाइप्स है दैट इज रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। इन रिलेटिव डेंसिटी आप ना उन ऑर्गेनिज्म को देखा है आपने, ना ही आपने उनकी काउंटिंग की है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत वाइड स्प्रेड है या फिर बहुत ज्यादा है, आप उन इंडिविजुअल को रीड नहीं कर सकते। तो उस केस में फिर आप रिलेटिव डेंसिटी की
रिलेटिव डेंसिटी की हेल्प लेते हैं और फिर वो रिलेटिव डेंसिटी आपको पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं कि सपोज अगर हम यहाँ पर बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम लेते हैं तो इस कल्चर मीडियम में ये जो बहुत सारी कॉलोनीज हैं, हाउ कैन यू स्टडी, ये इतनी छोटी छोटी कॉलोनीज है, आप इसका बायोमास फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब आप बायोमास ही फाउंड आउट नहीं कर सकते तो आप एक कल्चर जो प्लेट बनी है छोटी छोटी सी, बहुत सारी, देयर आर सो मेनी कल्चर प्लेट्स इन दिस न्यूट्रिएंट मीडियम, तो आप इनमें से एक एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया को काउंट नहीं कर सकते। तो सिंपल हो गया, ना तो नंबर यहाँ काम आ रहे ना बायोमास काम आ रहा है। तो आपने क्या किया, एक रिलेटिव डेंसिटी मेजर की है यहाँ पर कि एक अप्रोक्स एक इतने डायमीटर वाले कल्चर प्लेट में इतने नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर यहाँ पर सपोज नंबर ऑफ दिस कल्चर प्लेट इज दिस, तो मल्टीप्लाई बाय ए के अंदर आपने 100 को अज्यूम किया है और यहाँ पर 100 प्लेट्स बनी हुई है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप यहाँ पर एक रिलेटिव अमाउंट या नंबर इस बैक्टीरिया के दे दोगे, क्योंकि आपको बायोमास आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपको इंडिविजुअल काउंटिंग यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने बैक्टीरिया की पेट्री डिश में कल्चर मीडिया का लिया है। सेकंड हम ले रहे हैं कि कैसे हम करते हैं जब हम जो फिश कॉट की जाती है नेट के अंदर, कि एक बार का जब ट्रैप डाला तो उस ट्रैप में कितनी फिशेस पकड़ के आई, उसके नंबर्स पे हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर गिवन एरिया में फिशेस की डेंसिटी इतनी है, क्योंकि पर ट्रैप में आपको इतना, आपका जो नेट है उसका क्या साइज था और उस साइज के अकॉर्डिंग आपने कितनी फिशेस को एक पर ट्रैप में कॉट किया, तो उसके बेस पे आप फिशेस की डेंसिटी बता सकते हो। आपने एक इंडिविजुअल फिश को ना तो यहाँ काउंट किया है, ना ही हर इंडिविजुअल फिश को आपने देखा है, आपने सिर्फ एक एस्टिमेशन दिया है यहाँ पे। क्लियर। तो थर्ड जो रिलेटिव डेंसिटी उसका हमने सेकंड एग्जांपल फिशेस का लिया है। थर्ड हम लेते हैं, ये जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में मिलता ही है, कि जो सेंसस की जाती है टाइगर्स की या फिर लायंस की जनरली, तो जब हम देखते हैं कि जो हमारे नेशनल पार्क हैं या टाइगर रिजर्व जो जोन्स हैं, वहां पर अगर टाइगर की सेंसस की जाती है या वो बोलते हैं कि इतने टाइगर्स हैं, तो वो उन्होंने हर एक इंडिविजुअल टाइगर को नहीं देखा है, वो पग मार्क्स ढूंढते हैं। क्लियर। उनके फीकल पैलेस देखते हैं, यहाँ पर हमने पग मार्क का साइन दिया है तो ऐसे पग मार्क्स लेते हैं, फिर उसका साइज मेजर करते हैं, ठीक है, डेप्थ मेजर करते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर टाइगर इतने वेट का होगा, इतनी साइज रही होगी या फिर उसकी इतनी एज ग्रुप रही होगी, उसके बेस पे वो मार्किंग करते हैं और वो काउंटिंग करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली एस्टिमेट लगाते हैं कि इस रिजर्व में या इस नेशनल पार्क में मे बी दिस नंबर ऑफ टाइगर्स आर प्रेजेंट। क्लियर। तो ये एक रिलेटिव नंबर है, एक एस्टिमेटेड नंबर है, दे आर नॉट द परफेक्ट नंबर्स। क्लियर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करने के पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। गुड। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये इस बात को आता है, इस बात को एक्सप्रेस करता है कि किस तरह से हम लोग पॉपुलेशन की डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। क्लियर। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख के चलिएगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ, क्योंकि हमने आगे देखा कि पॉपुलेशन जो है ना एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है ना, वो कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी। पॉपुलेशन में देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, वो काफी वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। कभी पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, कभी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, फूड के अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है, वेदर्स पे डिपेंड करता है, दूसरे अबायोटिक फैक्टर्स के प्रेशर्स पे डिपेंड करता है। तो कंटिन्यूअस जो पॉपुलेशन है वो विद टाइम बीइंग चेंज होती रहती है, और वो चेंज इस बेस पे होती रहती है। वो फैक्टर्स हमने देख लिया है जिसको हमने यहाँ मेंशन किया है। फूड की अवेलेबिलिटी इस बात को डिसाइड करेगी, अगर फूड अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ऑब्वियसली ग्रोथ होगा। फूड अवेलेबिलिटी कम हो गई है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। क्लियर पॉइंट, एकदम सीधा है पॉइंट। प्रेडेशन का प्रेशर है, यानी प्रेडेटर के नंबर बढ़ गए हैं, वो प्रे को खा रहे हैं, तो प्रे पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी और प्रेडेटर की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो हमने कहा कि पॉपुलेशन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीसीज के इंडिविजुअल, तो एक स्पीसीज की पॉपुलेशन तो डिक्लाइन होगी, बट दूसरी स्पीसीज की पॉपुलेशन जो है एक्सपांड होगी। एडवर्स वेदर सिचुएशन, पानी कम हो गया, बहुत इंटेंस हीट प्रोड्यूस हो रही है या बहुत ज्यादा बारिश हो गई है,
तो हर केस में एनवायरमेंटल फैक्टर, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, वो वल्नरेबल है, वो चेंज होती रहती है, वो फिक्स कभी भी नहीं होगी। 4 इंपॉर्टेंट बेसिक प्रोसेसेस हैं जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? ये 4 बेसिक आपको बहुत अच्छे से टिप पे याद होने चाहिए। द नंबर 1 दैट इज नोन एज नैटिलिटी। क्लियर? द सेकंड वन इज इमिग्रेशन, थर्ड इज मोर्टेलिटी एंड द लास्ट वन इज एमिग्रेशन। इन चारों पॉइंट्स को अभी हम इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं। नैटिलिटी का मतलब हुआ कितनी बर्थ हुई, बर्थ रेट। इमिग्रेशन यानी कितने बाहर से इस पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए आए, इमिग्रेट करके आए, इमिग्रेशन हुआ उनका। मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट, उस पॉपुलेशन में से कितनी डेथ हुई और कितने इंडिविजुअल कम हो गए। एमिग्रेशन यानी इस पॉपुलेशन को छोड़ के कितने इंडिविजुअल इस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पर रहने चले गए। तो ये 4 प्रोसेसेस हैं जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। नैटिलिटी, इमिग्रेशन, क्लियर, उसके बाद मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन। तो वी आर टेकिंग वन बाय वन। सबसे फर्स्ट हमारे पास में एक डायग्राम आता है कि ये पॉपुलेशन है जिसको हमने आगे एन कंसीडर किया था, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर? अब ये वाले जो एरो हैं ये ऐड हो रहे हैं, तो यानी ये प्लस है। बर्थ की वजह से पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि ऐड हो रहे हैं। इमिग्रेशन, बाहर से कोई इंडिविजुअल आ रहे हैं इस पॉपुलेशन के साथ में रहने उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उससे पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा। अगर उस पॉपुलेशन में डेथ हुई है जिसकी वजह से वहां पर के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी डेथ हो गई है, तो पॉपुलेशन का साइज, ये पॉपुलेशन के साइज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वेयर इज एमिग्रेशन यानी इस पॉपुलेशन को छोड़ के यहाँ से इंडिविजुअल चले गए हैं दूसरी जगह पे रहने, तो भी इससे पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज होगा। क्लियर? तो 2 फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करते हैं। दे आर नैटिलिटी यानी बर्थ, और दूसरा है इमिग्रेशन सॉरी। और 2 फैक्टर है जो पॉपुलेशन के साइज को डिक्रीज करते हैं, उसमें है एक है एमिग्रेशन और नेक्स्ट कहलाता है डेथ। क्लियर? जैसे हमने यहाँ पर डायग्राम में भी देख लिया, बर्थ रेट और इमिग्रेशन को आपने पॉजिटिव पॉइंट्स में लिया हुआ है क्योंकि इसकी वजह से साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है। क्लियर? इमिग्रेशन एंड बर्थ रेट से। वेयर एज डेथ रेट और एमिग्रेशन की वजह से, क्लियर, तो पॉपुलेशन साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू एमिग्रेशन एंड डेथ रेट। तो जो डेथ और बर्थ है ये तो नेचुरल चेंजेस हैं। क्लियर? इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बट इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दे आर कंसिडर एज माइग्रेशन, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जनरली जो ऑर्गेनिजम्स है वो माइग्रेट करते हैं। रीजन कैन बी डिफरेंट, फूड की सर्च हो सकती है, ब्रीडिंग हो सकता है, होस्टाइल एनवायरमेंट हो सकता है। तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स जो है वो माइग्रेट करते हैं। तो ये पॉइंट हमारा जो टॉपिक है इसको हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। और ये जो डिफरेंट टर्म्स हमने जो 4 प्रोसेसेस पढ़े जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, इनको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे अलोंग विथ पॉपुलेशन के जो 2 ग्रोथ मॉडल्स हैं उसके साथ में। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। सो टिल टाइम आप इस सेशन को बार बार देखिएगा और अच्छे से सेशन को नोट्स बना दीजिएगा जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। और नेक्स्ट सेशन में हम इस टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।